हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशबू अपने पति के साथ रहती थी। खुशबू के पति काशी की बहुत समय से तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए खुशबू अपने पति का ढाबा चलाती थी। खुशबू के परिवार की हालत बहुत खराब थी। एक दिन खुशबू अपने ढाबे में बैठी होती है, तभी उसकी सास रमा ढाबे पर आती है और कहती है, बहू थोड़े पैसे दे दे, काशी की दवाई खत्म हो गई है, ले आती हूँ मैं जाकर दवाई। माँ जी, अभी तक तो कोई ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, घर जाओ, मैं शाम को आते समय दवाई ले आऊंगी। जब कोई ग्राहक आया ही नहीं है तो तू शाम को कैसे ले आएगी? कमाई तो हो ही नहीं रही कुछ, तो घर खर्च दवाई का खर्च कैसे चलेगा? आप ही बताओ माँ जी, मैं यहाँ शाम तक रहती हूँ, लेकिन गिनती के 4-5 ग्राहक आते हैं। आजकल तो किसी को पराठे खाने ही नहीं होते हैं, सब नूडल, पिज्जा और मोमोज ही खाते हैं। बात तो तू सही बोल रही है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो ये पराठे का ढाबा ही बंद कर देना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है, अच्छा मैं घर जा रही हूँ, तो शाम को दवाई लेते आइयो। रमा वहाँ से घर चली जाती है और खुशबू के ढाबे पर बस 1-2 ग्राहक ही पराठे खाने आते हैं और वो उनसे ही अपना काम चलाती है। खुशबू ढाबे को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। खुशबू 1-2 ग्राहक के आए हुए पैसों से 1-2 दिन की दवाई लेकर घर चली जाती है और वहाँ उसका पति काशी कहता है, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ता। चुप हो जाइए आप। अगर मेरी तबीयत खराब होती तो क्या आप मेरा साथ नहीं देते? और अब जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? इसी तरह खुशबू घर में सबको हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालातों को देखकर खुशबू भी टूटने लगी थी और बहुत परेशान हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद खुशबू के ढाबे पर दीपक, निशा नाम के 2 लोग आते हैं और दीपक कहता है, हम दोनों के लिए आलू के पराठे और चाय लगा दो। यहाँ कोई आता नहीं है क्या? अच्छे भी होते हैं ना तुम्हारे पराठे, या बस नमक तेल लगा कर देती हो? अभी एक पराठे से ही तुम्हारा पेट भर सकता है, इसलिए चुप हो जाओ। मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, आप खुद ही खाकर बता देना अच्छे हैं या नहीं। इतना बोलकर खुशबू दोनों के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है और दोनों पराठे खाने लगते हैं। जैसे ही निशा पराठे खाती है तो बोलने लगती है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे पराठे बनाती हो तुम, लेकिन तुम्हारे ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते। मैडम, आजकल लोग कहाँ पराठे खाना पसंद करते हैं? मोमोज, पिज्जा, ये सब भी भाता है सबको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे ढाबे में बस आलू के ही पराठे मिलते हैं या कुछ और भी मिलता है? सभी तरह के पराठे मिलते हैं, लेकिन लोग हैं कि बहुत कम आते हैं। हमारा तो गुजारा ही नहीं हो पाता। मैं अब ये ढाबा बंद करने की सोच रही हूँ। नहीं, ढाबा बंद करने की क्या जरूरत है? जैसे और लोग अपनी दुकान, ढाबे में नई नई स्कीम लगाते हैं, तुम भी लगाया करो। लोग टेस्ट से ज्यादा स्कीम देख कर आते हैं। कैसी स्कीम? जैसे जो ये पराठा जितनी जल्दी खाएगा उसको इनाम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, और खाने का क्या है, लोग तो जल्दी जल्दी खा ही लेंगे। देखो, करना ये है कि तुम टाइम बस 1 मिनट या उससे कम का रखना, और लोग नहीं खा पाए तो वो तुम्हें पैसे देंगे। और अगर खा लिया तब तो इनाम देना पड़ेगा ना। तुम उन सब चीजों की टेंशन मत लो, तुम बस मुझे अपनी बड़ी बहन मानो और जो हम बोल रहे हैं वो करो। खुशबू निशा की बात मान लेती है और अपने ढाबे पर नई नई स्कीम्स रखने लगती है और उसका ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन वो अपने घर पर बैठी होती है और काशी से बात करती है और बोलती है, उस दिन निशा जी और दीपक जी तो जैसे भगवान बनकर आए थे। उन्होंने जैसे बताया वैसा करने से तो हमारा ढाबा अच्छा चलने लगा। हाँ, अब मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर मैं भी ढाबा संभाल लूंगा। तुम्हारा कुछ तो बोझ कम होगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रमा आकर कहती है, बहू, सुनने में आ रहा है हमारे ढाबे के आगे कोई नया ढाबा खुलने वाला है, और नया ढाबा खुल गया तो फिर से हमारा काम रुक जाएगा। इतनी मुश्किल से तो हमारे हालात सुधरे थे, और ये क्या, अब ये नया ढाबा आ गया? तो क्या हुआ, एक तो तुम पराठे इतने अच्छे बनाती हो और अब नई नई स्कीम भी है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली तो बात है ही,
क्योंकि अगर हम कोई नई स्कीम रखेंगे तो सामने वाले भी तो रखेंगे। रमा की बात सुनकर खुशबू बहुत परेशान हो जाती है और जब तक नया ढाबा नहीं खुलता तब तक तो काम बहुत अच्छे से चलता है। थोड़े ही दिनों बाद खुशबू के ढाबे के आगे एक नया ढाबा खुल जाता है और खुशबू के धीरे धीरे करके सारे ग्राहक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आए दिन वो ढाबे वाला कोई ना कोई नई स्कीम रखता और खुशबू भी नई स्कीम लगाती। ग्राहक कम आने की वजह से खुशबू बहुत परेशान होकर कहती है, अगर इसी तरह लोग नए ढाबे पर जाते रहे तो मेरा ढाबा तो यहीं ठप पड़ जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आए तो यहीं के बन के रह जाएं। और अब मैं जो भी करूँगी खुद से करूँगी, किसी की मदद भी नहीं लूंगी। इतना बोलकर खुशबू अपने ढाबे के लिए नई स्कीम बनाती है, 5 किलो का मिक्स वेज पराठा। जो इस पराठे को खा लेगा उसको खुशबू की तरफ से 5 किलो के पराठे पर 5000 का इनाम मिलेगा, और नहीं खा पाया तो लोगों को कभी भी पराठे खाने हो तो इसी ढाबे से खाने होंगे, ना कि सामने वाले ढाबे से। खुशबू की स्कीम देखकर लोग बहुत आकर्षित हो रहे थे और देखते ही देखते बहुत लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं, लेकिन अब तक कोई भी उस पराठे को पूरा नहीं खा पाता। एक दिन निशा अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ढाबे पर आती है और कहती है, अरे वाह, अब तो तुम्हारा ढाबा बहुत ज्यादा ही अच्छा चलने लगा है। सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपको पता है, मेरे ढाबे के आगे किसी ने एक और नया ढाबा खोल लिया था। सब ग्राहक उसकी तरफ जाने लगे थे। लेकिन अभी तो बहुत ग्राहक हैं, तो बटे कैसे? अब मैंने नई स्कीम लगाई है, 5 किलो का पराठा। ये कैसी स्कीम है, 5 किलो का पराठा? इस स्कीम में लोगों को हमारा 5 किलो का पराठा पूरा खाना है, और अगर वो खा लेते हैं तो उनको 5000 का इनाम है। नहीं खा पाते तो उन्हें यहाँ फिर से आना पड़ेगा। पराठे तो खाने ही हैं। अरे वाह, अब तो खुशबू भी कैसे काम चलाना है सीख गई है। चल अब मेरे दोस्तों के लिए भी 5 किलो का पराठा ले आ। अरे नहीं दीदी, आपके लिए थोड़ी ना है ये स्कीम। आप तो जब मन करे तब आ जाना। हमें भी तो तेरे ढाबे का लाइफ टाइम के लिए ग्राहक बनना है। इतना बोलकर खुशबू निशा और उसके दोस्तों के लिए पराठा ले आती है, और उसके किसी भी दोस्त से एक पराठा भी पूरा नहीं खाया जाता, और निशा थक कर कहती है, हे भगवान, तेरे पराठे तो इतने अच्छे हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। और तेरी नई स्कीम भी बहुत बढ़िया है। लोग पहले बस स्कीम देखकर भागे आते थे, लेकिन अब तो तेरे पराठों के चलते लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा। अरे दीदी, आप तो ख्वामखा ही इतनी तकलीफ करती हो। ये तो आपका ही ढाबा है, जब दिल करे चली आना। अब तो आना ही पड़ेगा। ये 5 किलो के पराठे खाने की प्रतियोगिता जो हार गए हैं हम। खुशबू के 5 किलो के पराठे की स्कीम बहुत अच्छे से चलने लगती है और उसका ढाबा भी बहुत बढ़िया चलता है। और कुछ ही दिनों बाद खुशबू के पति की तबीयत भी ठीक हो जाती है, और फिर दोनों मिलकर 5 किलो का पराठा बनाते और बेचते। उसके बाद दोनों के घर की हालत भी सुधरने लगती है। सोनम भगवान की दया से पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, पर फिर भी उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने इसी शौक को पूरा करने में बिता दिया करती थी। साथ ही उसके पास मेकअप का बहुत सारा सामान भी था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ शांति उसे समझाते हुए बोलती है, इतना मेकअप तो मैं भी नहीं करती जितना तू करती है। तू थकती नहीं है क्या सारा दिन लीपा पोती करते हुए? माँ, मेकअप हर औरत का गहना है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेकअप नहीं किया तो फिर औरत ही कैसी। आप भी मेकअप कर लो, शायद पापा इम्प्रेस हो जाए। ओ, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? बेटा, इतना मेकअप करेगी ना तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। चेहरा खराब हो जाएगा, वो अलग। माँ, मेकअप से चेहरा संवरता है, ना कि खराब होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सोनम अपनी माँ की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोनम अपने बॉयफ्रेंड अभिलाष से मिलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब भी वो सोनम से शादी की बात करता था तो वो उसकी बात को टाल दिया करती थी। दोनों एक सीसीडी में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अभिलाष सोनम से कहता है, सोनम, मुझसे शादी कर लो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? पर क्यों? आज तो तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा, वरना मैं सबको बता दूंगा कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अभिलाष, मैं तुमसे शादी तो कर लूं, पर तुम जानते हो ना कि मुझे मेकअप का कितना शौक है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है कि मैं इतना मेकअप करती हूँ जिस वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हारी माँ को भी मैं पसंद नहीं आई तो बताओ क्या करोगे? प्यार किया तो डरना क्या? तुम हाँ तो बोलो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। तुमको जितना मेकअप करना हो तुम उतना करना। सोनम उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों घर वालों की रजामंदी के बाद उनकी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। लेकिन विदाई के समय सोनम अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है। सभी लोग परेशान होकर दुल्हन को इधर उधर तलाशने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सोनम खूब सारा मेकअप करके और हाथों में एक बड़ा सा भारी सा बैग लेकर आती है, जिसे देखकर अभिलाष कहता है, सोनम अब ये क्या है? क्यों जी, लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल? अब देखते ही रहोगे या मेरे बैग भी उठाओगे? वो सब तो ठीक है, पर इस बैग में ऐसा है क्या? मैंने अपना सारा मेकअप का सामान इसमें रखा है ताकि मैं रोज रोज इतनी ब्यूटीफुल लगूं। अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, तुम वैसे भी बहुत ही सुंदर हो। जिसके बाद सोनम की विदाई हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल पहुंच जाती है और एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम की सास योगिता उससे बोलती है, वाह, कितनी सुंदर और प्यारी बहू है मेरी। मेरा बेटा तो हीरा लेके आया है, हीरा। अब मम्मी जी बस भी कीजिए, इतने में कुछ खास नहीं हूँ। ये सब तो मेरे मेकअप का कमाल है। लाओ, आप पर भी कर दूं मेकअप का जादू। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे। इस उम्र में ये सारी चीजें कहाँ शोभा देती हैं। सोनम अपनी सास की बात को टाल देती है और जबरदस्ती उनका मेकअप करने लगती है। कुछ ही देर के बाद उसके ससुर रामपाल वहां आते हैं और योगिता को देखकर उससे बोलते हैं, अरे वाह बहू, तूने इस पुरानी फटारा को पेंट करके एकदम नए जैसा कर दिया है। क्या मतलब है जी आपका? आपको मैं पुरानी फटारा लगती हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमको कुछ बोल सकता हूँ क्या भाग्यवान? आज तो गजब लग रही हो। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, रात के खाने तक लौटूंगा। इतना कहकर रामपाल वहां से चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, अभिलाष अपने कमरे में सोनम का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सोनम कमरे में नहीं आती। जिसके बाद अभिलाष इंतजार करके सो जाता है। कुछ ही घंटों के बाद सोनम बहुत सारा मेकअप करके अचानक ही बेड पर आती है, जिसे देखकर अभिलाष डर जाता है और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी मम्मी बचाओ, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं हूँ सोनम, देखो। बेबी, इतना मेकअप क्यों किया है? तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, इसकी जरूरत क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है ना मुझे मेकअप कितना पसंद है। अब चुपचाप सो जाओ, खामखा चिल्ला के सबको उठा दिया। बेचारा अभिलाष पूरी रात कमरे की लाइट जलाकर ही सोता है। दिन बीतते जाते हैं और सोनम ऐसे ही रोज भर भर के मेकअप करने लगती है। एक शाम अभिलाष उससे बोलता है, सोनम तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम मेकअप नहीं करोगी तो भी सुंदर ही लगोगी तुम। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर मैं तुमसे मेकअप करके नहीं मिलती ना तो तुम तो मुझे देखते तक नहीं। नहीं सोनम, ये सच नहीं है। मुझे तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि सीरत से प्यार है। देखो, अगर तुमसे मेरा मेकअप का खर्चा नहीं उठाया जाता ना तो सीधा सीधा बोल दो, ज्यादा बकैती मत झाड़ो, समझ आ गई? इतना कहकर सोनम मेकअप करने के लिए चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ साथ सोनम की मेकअप की आदत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका हर्जाना उसकी स्किन को भरना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से उसके फेस पर मोटे मोटे दाने आ जाते हैं। अपने चेहरे की ये हालत देखकर सोनम अपने कमरे में ही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ उसकी सास योगिता आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है तू? माँ जी, ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हो गया। राम राम, इतने मोटे मोटे दाने, ये तो बूंदी के रायते की तरह लग रहे हैं। माँ जी, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए।
और बताइए मैं क्या करूं? अरे करना क्या है बहू, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, चल मेरे साथ। योगिता सोनम को चुप करवाती है और उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका स्किन टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। नहीं सोनम जी, ज्यादा मेकअप की वजह से आपको दाने हुए हैं, ये चले जाएंगे। बस जो दवाई मैं दे रहा हूँ उसे टाइम पर लेते रहना, और हाँ, मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी बहू से उसकी जायदाद मांग लेते तो वो भी दे देती, लेकिन आपने तो उसका मेकअप ही छीन लिया उससे। सोनम जी, अगर आपको ठीक होना है तो मेकअप करना बंद करना होगा। योगिता सोनम को घर लेकर आती है, जिसके बाद वो उसे समझाते हुए कहती है। बहू, इंसान का चेहरा जैसा भी हो, लेकिन अगर उसे कुछ साफ रखना चाहिए ना, तो वो उसका मन है। अरे कुछ भी नहीं रखा इन मेकअप में। शाम को अभिलाष वापस आता है और सोनम को देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद सोनम उसे सारी बातें अच्छे से बताती है और फिर अभिलाष उसे कहता है। तुम जैसी हो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुमको कोई लाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभिलाष, तुम कहते हो तो अब से मैं मेकअप नहीं करूंगी और डॉक्टर ने जो भी बताया है मैं वो सब फॉलो करूंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप नहीं करो, बस कोई भी चीज करो तो लिमिट में करा करो। बस मुझे प्यार अनलिमिटेड करा करो, उस पे कोई रोक नहीं है। अभिलाष की बात सुनकर सोनम को बहुत अच्छा लगता है और वो मेकअप करना बिल्कुल छोड़ देती है। दिन बीतते जाते हैं और उसका चेहरा भी पहले की तरह ठीक होने लगता है। साथ ही सोनम ये बात अच्छे से समझ जाती है कि सुंदर दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होती, जिसके बाद सोनम बस कभी कभी और उतना ही मेकअप करती जितनी उसको जरूरत होती और वो अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मालती अपने कमरे के बेड पर रखे हुए ढेर सारे गहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में अपने पति सुनील को गले लगाकर उससे कहती है। इतने सारे गहने, वो भी मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है ये सारे गहने। रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना देता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है और मालती जल्दी से खुद को शीशे में देखकर अपने पति से बोलती है। आप इस दुनिया के बेस्ट पति हैं और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे। सुनील उसे देखकर कुछ नहीं बोलता। उसके बार बार पूछने पर भी वो शांत खड़ा रहता है, जिस पर मालती उसका हाथ कसकर पकड़ती है और फिर कहती है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बोलिए ना। मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ जाता है और खुद से कहता है। हे भगवान, ये कैसी बीवी मिली है मुझे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठा देता है और फिर बोलता है। मालती उठो, तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो। मालती के कानों में ये आवाज जाते ही वो जल्दी से उठ बैठती है और फिर बोलती है। क्या ये सब एक सपना था? हाँ यार, गहनों के सपने थोड़ा कम देखा करो। आप मुझे गहने लाकर दे दो, मैं सपने देखना कम कर दूंगी। यार देखो, मेरा अभी तुमसे ना बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास पुष्पा के साथ बाहर मार्केट में जाती है, जहां वो काफी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल गहने देखती है, जिन्हें देखकर वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे ना गहने लेने हैं। बहू, तुझे पता है ना घर की हालत, फिर भी तुझे ये गहने लेने हैं? अरे माँ जी, मैं कौन सा आपसे सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए आर्टिफिशियल गहने। अरे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। माँ जी प्लीज दिला दीजिए ना, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ, आखिर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। पुष्पा अपनी बहू के साथ उस शॉप पर जाकर उसको कुछ आर्टिफिशियल गहने दिलवा देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक करके पहन कर देखती है। साथ ही खुद से बोलती है। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो श्रृंगार तो पूरा ही नहीं होता। पर अब ये बात मेरे पति और सास को कौन समझाए। मालती अपने गहनों को पहनकर तैयार हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और उसके पास इतने सारे गहने देखकर उससे बोलता है। तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए?
आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने मुझे माँ जी ने दिलाए हैं। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहने हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारा गहनों का शौक पूरा जो हो गया। हाँ हाँ खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने आर्टिफिशियल ही होते हैं। इसीलिए मुझे इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड की रिंग चाहिए। याद रखना, इस बार मैं आपके कोई बहाने नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर वो हार और इयररिंग्स पहनकर बाकी सारे गहने अलमारी में रख देती है और खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। लेकिन सुनील उसकी बातें सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी को सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया। पर ये बात इस कम बुद्धि वाली को कौन समझाए? क्या करूं? सुनील अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसको मालती के आर्टिफिशियल गहनों की याद आती है। तो वो खुद से बोलता है, आइडिया, क्यों ना मैं मालती को नकली गहने दे दूं। गहनों को देख तो वह बहुत खुश हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो उसको गहने दिए वो नकली हैं। सुनील जल्दी से पास के ही सुनार के पास जाता है और वहाँ से नकली गहने बनवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी एनिवर्सरी आ जाती है, जिसमें वो मालती को सोने का हार और एक डायमंड की रिंग देता है, जिसे देखकर मालती बोलती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आपने सच में मुझे सोने का हार और डायमंड की रिंग दी है? हाँ मेरी जान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मालती उस हार और अंगूठी को पहनकर अपनी सास के पास जाती है। साथ ही उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी सास से बोलती है, ये देखिए माँ जी, सोने का हार, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, असली हार है, असली। और ये रिंग भी डायमंड की है, सुनील जी ने दी है। पर वो इतने महंगे गहने लाया कहाँ से? कहाँ से लाएंगे माँ जी? ज्वेलरी शॉप से, और कहाँ। खैर परसों की पार्टी में यही पहन के जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये गहने मुझे मेरे पति ने दिए हैं। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है और पुष्पा अपने बेटे के पास जाकर उससे इन गहनों के बारे में पूछती है। लेकिन सुनील उसे कोई जवाब नहीं देता। तो पुष्पा खुद से बोलती है, बेटा तू तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं पता लगा कर ही रहूंगी आखिर ये गहने कहाँ से लेकर आया है तू। ऐसे ही एक दिन मालती पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने गहनों का बहुत शो ऑफ करती है। पार्टी खत्म होने के कुछ ही देर के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अपने गहनों को निकालकर वो तिजोरी में संभाल कर रख देती है और खुद सोने चली जाती है। अगले दिन तिजोरी में अपने गहनों को ना देखकर वो रोते हुए अपने पति और अपनी सास से बोलती है, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने कल रात तिजोरी में ही रखे थे। अरे अगर तूने गहने तिजोरी में रखे थे तो कहाँ गए वहाँ से? बेटा तू एक काम कर, चोरी की रिपोर्ट लिखवा दे। माँ रिपोर्ट किस चीज की? अरे घर में से बहू के गहने चोरी हो गए और तू बोल रहा है किस चीज की रिपोर्ट लिखवाऊं? जो करना है करो, बस मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मुझे असली गहने मिले थे। मालती अपने गहनों के लिए रोने लगती है। तो वहीं पुष्पा रिपोर्ट लिखवाने के लिए सुनील को फोर्स करती है। ऐसे में सुनील बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कहता है, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब नकली गहनों के लिए क्या मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? नकली गहने? हाँ बहू, जिन गहनों का तू दिखावा कर रही थी ना, वो गहने असल में नकली हैं। और ये तेरे गहने, इनको मैंने अपने पास रख लिया था ताकि तेरे सामने सच आ सके। आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता? तुम हर समय गहने गहने करती हो, यहाँ तक कि सपनों में भी गहने को ही देखती हो। अरे यार, नहीं है मेरी इतनी इनकम कि मैं तुम्हें असली के गहने लाकर दे सकूं। बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया है मैंने। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी सुनील जी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कोई भी दिखावा नहीं करूँगी और मेरे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुझे बात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ सुनील, आज के बाद अगर बहू से कोई भी झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई।
ये सब देखकर उसकी नजरों में अपने पति के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनील अपनी सैलरी में से कुछ पैसों को जोड़कर मालती के लिए एक असली हार लाकर उसे देता है। साथ ही वो लोग एक साथ खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।